हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी पॉलिटी। आप सभी का इजी पॉलिटी में बहुत बहुत स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में हमने चार फीचर्स इसके देख लिए थे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस फोर फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस फोर फीचर्स को अगेन हम और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। ऊपर ऊपर से जो मैंने आपको बता दिया है वो पूरा क्रक्स था, बट अगेन हम इसको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपका डायरेक्ट 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। पूछ सकते हो लोग व्हाट इज राइट डाउन द फोर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी और थ्री फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो ये समझना और डिटेल में बहुत इंपॉर्टेंट है और सिर्फ अभी के लिए नहीं, बट आगे आप जितनी फर्दर क्लास में 10, 11, 12 या डिग्री में जाओ तो ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और डिटेल्स में आपको समझना पड़ेगा। सो मैं अभी से क्या कर रहा हूँ कि एटलीस्ट इतना बेसिक आइडिया दे दूँ कि अगर आप आगे क्लास में जाओ तो आपको इतनी दिक्कत ना हो। सो मूविंग फॉरवर्ड हम सबसे पहला फीचर्स देखेंगे। मेजर डिसीजंस आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड लीडर्स। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, जो मेजर जो डिसीजंस होता है वो कौन लेते हैं? इलेक्टेड लीडर्स। इलेक्टेड लीडर्स मतलब क्या कि ये मतलब कि जो पब्लिक है, पब्लिक क्या करती है? ये जनता है। जनता जनता जो है वो क्या करती है? वोटिंग के थ्रू वोटिंग के थ्रू ये लोग क्या कर रहे हैं? अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना सरकार चूज कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया का एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि सबने मिलके मोदी जी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया, राइट? पीएम मोदी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो कैसे बनाया? वोट के थ्रू। तो जो भी मेजर डिसीजंस इंडिया के लिए लिया जाएगा कौन लेंगे? मोदी लेंगे। ना कि जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, आईएएस आईपीएस हो गए, या फिर आर्मी ऑफिसर्स, ब्ला ब्ला एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो लोग नहीं लेंगे। लेगा कौन? अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन कौन लेगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी लेंगे। मोदी क्यों लेंगे? क्योंकि मोदी को जनता ने चूज किया है। और डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी का पहला फीचर्स क्या है? इलेक्टेड लीडर्स, मतलब जिनको जनता चूज करके भेजेगी वही सारा डिसीजन लेंगे। ठीक है। तो हमने पाकिस्तान का भी लास्ट लेक्चर में एग्जांपल देखा, तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, पीएम जो होते हैं, उनको भले जनता ने तो चूज करा, ठीक है, बट बैक डोर से पीछे पीछे, ये बस वो पपेट है, बस दिखाने के लिए अच्छा है प्राइम मिनिस्टर। बट वहां पे मेन पीछे से कौन रूल करता है? फाइनल डिसीजन कौन होता है? वहां के जो आर्मी ऑफिशियल्स, जो जनरल्स होते हैं, वो रूल करते हैं। सो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हमने देखा है कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं वीक फॉर्म में है और डेमोक्रेसी वहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। बट इफ यू सी द केस ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमने जनता किसको चूज किया है? मोदी को। तो जो भी फाइनल डिसीजन या जो भी चीजें होती है देश के हित में, देश से रिलेटेड, तो कौन लेता है? मोदी डिसीजन लेते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। इस सबसे पहला फीचर्स के इलेक्टेड लीडर्स होगा। कोई आर्मी जनरल डिसीजन नहीं लेगा। राजा, जो भी राजा या मतलब जिनको जनता ने चूज नहीं करा, वो भी नहीं लेंगे। ठीक है। फॉरेन, जैसे कि अमेरिका बाकी इंडिया पे रूल नहीं करने लग जाएगा, अमेरिका इंडिया के लिए डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि जनता ने चूज नहीं करा है। और जैसे ब्यूरोक्रेट, आईएएस आईपीएस नहीं लेंगे। फाइनल डिसीजन ऑलवेज रेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ हूम? प्राइम मिनिस्टर मोदी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस फर्स्ट फीचर। मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, राइट? हमने लास्ट लेक्चर में फ्री एंड फेयर, फ्री इलेक्शन मतलब क्या? वोट, जो पब्लिक जनता है वो बिना फेयर, बिना प्रेशर के, उनको जिनको मन है देने का वोट उनको दे सकते हैं। लेट्स, जैसे कि बीजेपी है, ठीक है, देन आम आदमी पार्टी है, देन वी हैव कांग्रेस, राइट? और फिर क्या है? और बहुत सारी पार्टी है, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, आई गेस यही है टीएमसी। एंड बहुत सारी अलग अलग पार्टीज है, स्टेट पार्टीज है, और बहुत सारी पार्टीज है। तो जो जनता है वो जिसको चाहे वोट दे सकता है, ठीक है। जिनको चाहे वो जाकर, इनको अगर इनको मन है बीजेपी को दे सकता है, अगर इसे मन है तो जाकर कांग्रेस को दे, आम आदमी पार्टी को दे। दैट डजंट मैटर, ये फ्री है, जिनको इनको चूज करना है कर सकते हैं, ठीक है। सो डेमोक्रेसी में क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। सबसे पहला चीज हमने देखा फ्री इलेक्शन, यानी बिना डर भय के हम जिनको चाहे उनको वोट दे सकते हैं। दूसरा फेयर इलेक्शन, मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे, अलग अलग कॉम्पिटिटर्स है, राइट? अलग अलग कॉम्पिटिटर्स है। तो यहाँ पे क्या, अलग अलग जो कॉम्पिटिटर्स और जो कैंडिडेट्स है, उनके लिए, सबके लिए रूल इक्वल होगा, सबके रूल सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक को ज्यादा प्रिविलेज मिल रहा है क्योंकि ये पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता है, एक को कम मिल रहा है कि ये लेट्स से कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, इनको हम कम प्रेफरेंस देंगे। ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं, इनको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। या ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं तो इनको कम दे, ये कांग्रेस से बिलोंग करते तो
ज्यादा, ऐसा नहीं होगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तीसरी चीज, रियल चॉइस। जैसे मैंने बताया हमारे इंडिया में क्या बीजेपी है, कांग्रेस है, महागठबंधन, टीएमसी, अलग अलग स्टेट्स पार्टी है और बहुत सारी पार्टी है। बट यहाँ क्या है, हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस है, राइट, कि हम अलग अलग पार्टीज को वोट दे सकते हैं। लेकिन अब आगे में देखेंगे, चाइना मैक्सिको एग्जांपल से देखेंगे कि कुछ कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि एक ही पार्टी है, वहां पे मतलब कि किसी और कोई और अपोजिशन पार्टी नहीं, इसकी वजह से क्या रियल चॉइस नहीं है, विच मीन्स वहां पे भी डेमोक्रेसी सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं हो रही है। देन पावर टू रिमूव। अब क्या है, जनता है, उन्होंने चूज किया है कि चलो मोदी जी को मैं 5 साल रखूंगा, ठीक है, मोदी जी को मैं 5 साल के लिए बनाता हूँ। बट उनको अगर अच्छा नहीं लगा तो अगले 5 साल बाद क्या करेंगे, इनको हटा के किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। ये पूरी जनता के हाथ में है। बट अगर जनता ये चीज नहीं कर पा रही है, यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी प्रैक्टिस नहीं हो रही। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ चाइना। हम अभी चाइना का एग्जांपल लेंगे। चाइना में क्या है, एक ही पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, वहाँ पे क्या यही इलेक्शन बार बार मतलब कंटेस्ट करते हैं और इन्हीं की पार्टी बार बार जीतती है, विच मीन्स क्या, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। मेक्सिको के एग्जांपल है, सेम पार्टी ऑलवेज वॉन बाय यूजिंग अनफेयर मेथड एंड मैनिपुलेशन। जो सेम पार्टी हो क्या बार बार जीत के आ रही, बार तो जो मैंने ऊपर में अभी आपको बताया, पावर टू रिमूव, ठीक है, ये तो एक जो फीचर था, ये तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई हुआ, यानी कि मैक्सिको में भी सही तरीके से डेमोक्रेसी नहीं हो रही है या नहीं होती थी। अब एग्जाम के लिए देखिए, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर रूलर्स हैव अ रियल चॉइस ऑफ लूजिंग। डेमोक्रेसी को क्या चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, जहाँ पे जो लीडर्स है उनके पास चांस हो कि चलो इस बार जीत गया है, तो उनको जनता अगर चाहे तो उनको नेक्स्ट टाइम में उनको हरा के किसी और को प्राइम मिनिस्टर या देश को रूल करने के लिए बैठा सकती है। अगर जो देश अगर ऐसे नहीं कर पा रही, यहाँ के रूलर बार बार जीत के आ रहा, अगर वो रूलर चेंज नहीं हो रहा, विच मीन्स इट शोस कि डेमोक्रेसी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो रही है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं माल प्रैक्टिसेस, मतलब कि कुछ गलत तरीके से, जैसे मैनिपुलेशन एंड ऑल, इसका टेक्निक यूज करके जनता जो है, सॉरी नॉट जनता, जो सरकार जो है वो बार बार मतलब कि आ रही है पावर में, और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का मिसयूज हो रहा है वहां पे। फीचर 3, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी, बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी डेमोक्रेसी टू वन। जो थर्ड फीचर, पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी से हम सिंपल ये समझते हैं कि हर किसी को अधिकार है, हर देश की जनता को अधिकार है कि उनके पास एक वोट हो। जैसे कि मैंने, जैसे कि ये देखो, इनके पास इनका वोट का वैल्यू सेम है, इनका भी सेम है, इनको हर एक जो यहाँ पे जितना आपको पब्लिक दिख रही है, सबको अधिकार है, क्या कहते हैं, अधिकार है कि वो वोट दे सके, राइट, तो उसी को पॉलिटिकल इक्वालिटी बोलते हैं। बट अगर 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 इनको, जैसे इनको अधिकार मिल गया बट इनको अगर नहीं मिलता है, विच मीन्स पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वहां पे नहीं है। और कहीं ना कहीं जो हम जो तीसरी जो फीचर, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई है, विच शोस कि यहाँ पे भी डेमोक्रेसी से प्रैक्टिस नहीं हो रही है। बट अगर हर जैसे कि इंडिया में देखो, हर किसी को जो 18 साल से 18 प्लस है, उनको क्या अधिकार है वोट देने का, और उनका जो वोट होगा, हर वोट का वैल्यू जो होगा सेम होगा। मतलब ऐसा कि लेट्स से आपको मम्मी पापा है, तो मम्मी ने एक वोट डाली है अपनी, ठीक है, तो उनका वोट का वैल्यू एक ही काउंट होगा, और पापा का वोट का वैल्यू भी एक ही काउंट होगा। तो अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मम्मी ने जब वोट डाला तो एक था, और पापा ने जब वोट डाला, क्योंकि फीमेल फादर है, वो अर्न करते हैं, तो उनका वोट का वैल्यू 2 हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे, ठीक है। यानी कि सबको इक्वल वोट देने का अधिकार है, और जो वोट का जो वैल्यू है सबका इक्वली है, एक मम्मी का भी है, एक पापा का भी है, एक अंकल का भी है, एक आंटी का भी है, सबका वोट का वैल्यू सेम है। वन पर्सन वन, जैसे एवरी एडल्ट सिटीजन है, हर, जैसे मैंने बताया 18 प्लस है, जैसे इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, 18 प्लस यहाँ पे वोटिंग राइट्स मिल जाता है, तो सबको वोट देने का अधिकार है। हर किसी का इक्वल वैल्यू, जैसे मम्मी पापा होगा तो मम्मी का भी वोट का वैल्यू एक ही होगा, पापा का भी वोट का वैल्यू एक होगा, अंकल का भी वोट का वैल्यू एक होगा, आंटी का भी वोट का वैल्यू होगा, मैम का, मैम आपका जो टीचर सबका वोट का वैल्यू एक होगा। ऐसा नहीं होगा किसी का वोट का वैल्यू एक हो गया, किसी का 2 हो गया, किसी का वोटिंग जब होता है तो मम्मी ने जो दिया तो एक काउंट होगा, पापा ने जो 2 काउंट होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सबका वोट का वैल्यू वन 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 काउंट होगा, इक्वल टू 4 होगा, तब जाके, सॉरी अभी 3 होगा। अब एग्जांपल देखो, वुमेन्स वर डिनाइड वोटिंग राइट इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में क्या है कि वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था,
खैर अभी तो हो गया है, बट पहले वहां पे नहीं था। तो जब नहीं था तो क्या होता था, कहीं ना कहीं हम लोग ने जो कहा कि हर किसी को देने का वोट देने का अधिकार है डेमोक्रेसी में, तो कहीं ना कहीं इस चीज को डेमोक्रेसी के जो फीचर डिससेटिस्फाई होता है, और यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो रही है। ठीक है। सम कंट्रीज गिव मोर वैल्यूज टू वन वोट टू सर्टेन कम्युनिटीज। फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल अगेन हम देखते हैं, जैसे कि कोई एससी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, तो इनको जो वोट का वैल्यू में, और जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, ठीक है, ठीक है। तो एससी का वोट का वैल्यू इनको एक है, इनका भी वोट का वैल्यू, बट वो जो जनरल कैटेगरी उनको दो दे दिया गया, ऐसा नहीं होगा। यस, एग्जांपल ले लो, जैसे डॉक्टर है और रिक्शा चलाने वाला, तो जब डॉक्टर वोट दे देगा तो उसका वोट का वैल्यू कितना होगा, दो काउंट किया जाएगा। अच्छा, इन्होंने वोट दिया तो इनका वोट का वैल्यू दो होगा, और एक रिक्शा वाले ने वोट दिया एक होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। बट अगर कहीं पे जिस कंट्री में ऐसी चीजें हो रही है, यानी कि आप मान के चलो वहां पे डेमोक्रेसी सही से प्रैक्टिस नहीं हो रही है। So in a democracy, every citizens has one vote and each vote has equal value. डेमोक्रेसी में क्या, हर सिटीजन को वोट देने का अधिकार है, और जो वोट दे रहे हैं उनका जो वोट का वैल्यू वो इक्वल है। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी कि जो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगी। जो सरकार है वो क्या करेगी, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्या एक सेट ऑफ रूल्स है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ रूल बुक, सेट ऑफ व्हाट, रूल बुक, राइट। इट्स अ सेट ऑफ रूल बुक। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि देश को कैसे चलाना है, जहाँ पे जनता के कुछ राइट्स है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, ठीक है। कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स अगर कोई भी सरकार वायलेट करती है, तो सरकार तो जनता कहाँ डायरेक्टली इंडिपेंडेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकती है, और कह सकती है कि मेरा जो राइट्स है वायलेट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करेगी, कहीं ना कहीं जो सरकार है उनको फटकार बताएगी, और बोलेगी कि आप इस जनता को जो राइट्स मिले उसका आप वायलेट नहीं कर सकते, उस राइट्स का आप रिस्पेक्ट करो। ठीक है। तो जो सरकारें जो होती है वो क्या करेंगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगी, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगी। ठीक है। उसके बाद अपोजिशन एंड क्रिटिसिज्म। अपोजिशन पार्टीज होती है, जैसे आपने देखा कि अभी बीजेपी रूलिंग पार्टी है इंडिया में, और अपोजिशन में कौन है, कांग्रेस है, बाकी जो भी पार्टी है। तो जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी वहां पे अलाउ होगी कांग्रेस, जो जैसे कि कांग्रेस है, वो क्या अलाउ है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दे कि नहीं आपने पॉलिसी लाया गलत लाया। जैसे कि 3 फार्म बिल आया था, राइट। उसमें क्या हुआ था, जो अपोजिशन थे तो उसको, और ये जनता थी, बहुत क्रिटिसाइज किया, इसकी वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं सरकार उसको फिर से वापस ले ली थी, वो 3 फार्म लॉ या कोई भी बिल चीज आ रही है। तो सिंपल कहने का मुद्दा ये है कि जो अपोजिशन पार्टी होगा वो इजीली क्या होगा, सरकार को क्रिटिसाइज कर सकती है। अगर कहीं पे सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रही है और सरकार को दबाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वहां पे डेमोक्रेसी सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जिम्बाब्वे में क्या हुआ कि वहां पे सरकार जीत के आती है, उसके बाद क्या हुआ, वहां का जो अपोजिशन पार्टी, जो मीडिया है, उनको क्या करते हैं, उनको बोलने के हक नहीं देते, और अगर सरकार के अगेंस्ट में कुछ भी कहती है तो क्या कहते हैं कि अपने मतलब मशीनरी, यानी कि रूल पुलिस एंड ऑल इस सब को यूज करके उनको पकड़ती है, अरेस्ट करते हैं, जेल में डाल देती है। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, जिम्बाब्वे क्या करे, डेमोक्रेसी को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रही है। ठीक है। A democratic government rules within its limits set by constitutional laws and citizens' rights. डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगी, साथ ही सिटीजन्स की जो राइट है उसको रिस्पेक्ट करते हुए, उसके हित में काम करते हुए देश को चलाएगी। सो सिंपली अगर हम तो पूरे जितना अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ा उसको अगर समराइज करें तो हम क्या देख सकते हैं। पहला चीज ये, रूल्स इलेक्टेड बाय पीपल टेक मेजर। जो जनता जिसको जिस रूलर को चूज करेगी वही सारे मेजर डिसीजंस लेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हमने देख लिया। हर सिटीजन के पास इक्वल वोट राइट है, और जो वोट जो देते हैं वो उनका वोट का वैल्यू इक्वल है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट्स के अकॉर्डिंग, सिटीजन्स राइट्स के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सरकार काम करेगी, और साथ ही सिटीजन्स का जो राइट है उसको भी रिस्पेक्ट करके चीजों को आगे बढ़ाएगी। कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं लाएगी जो सिटीजन्स के राइट को वायलेट करे। अगर कोई भी ऐसी पॉलिसी लाती है सरकार, तो क्या करेगी, वहाँ की जो जो अलग जुडिशियरी या अलग जो भी चीजें है जो देखती है कि अगर सिटीजन्स के राइट के लिए काम करती है, वो कहीं ना कहीं सरकार को फटकार लगाएगी, सरकार को रोकेगी कि आप आर्बिट्ररी कोई काम नहीं कर सकते, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करो। आप कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप सिटीजन्स के राइट के अगेंस्ट जा रहे हो, विच मीन्स आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हो, और जो वायलेट करे यानी कि डेमोक्रेसी का प्रैक्टिस वहां पे अच्छे से नहीं हो रहा है। नाउ फीचर्स हमने देख लिया, अब हम देखते हैं, नाउ द क्वेश्चन इज
क्या डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? क्या सच में जो डेमोक्रेसी है क्या यही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? क्या दूसरी कोई बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है? तो इसका हम अभी आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। चल पहले अगेंस्ट में, डेमोक्रेसी क्या है? अगर डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में बात करें, इनस्टेबल है। यहाँ पे बार बार सरकारें चेंज होती है, जैसे कि अभी बीजेपी है, नेक्स्ट टाइम बीजेपी नहीं आई तो कांग्रेस आ गई, कांग्रेस नहीं है फिर से बीजेपी। तो क्या होता है ना, जो पॉलिसी जो भी पॉलिसी बनती है, ठीक है, तो जैसे बीजेपी ने कुछ पॉलिसी बनाया तो कांग्रेस है, कोई बीजेपी ने कोई पॉलिसी बनाई, ठीक है, अब कांग्रेस आएगा क्या कहेगा इसको, इस पॉलिसी को, हो सकता है कि बीजेपी वाला पॉलिसी कैंसिल करके खुद की एक न्यू पॉलिसी ला दी। तो इससे क्या होता है, इंस्टेबिलिटी बनी रहती है पॉलिसी है, बाकी बहुत सारी चीजें होती है उसमें इंस्टेबल होता है, यानी कि स्टेबल नहीं है चीजें, ठीक है। टू मेनी डिस्कशन टू डिले, बहुत कोई भी पॉलिसी बन रही है उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन, अगेन बहुत ज्यादा डिस्कशन, इससे क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है और कोई भी जल्दी से पॉलिसी बन के नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे सब कोई बोलता है अपना अपना बात को रखता है, तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जब टाइम लगेगा तो क्या होगा, कोई भी काम जल्दी से नहीं होता है, तो कोई भी काम डेमोक्रेसी में डिले होती रहती है। लीडर्स आर करप्ट। फॉर एग्जांपल रोड के लिए 2000 रुपया अलॉट हुआ, मैं एग्जांपल के लिए फिगर ले रहा हूँ, फिगर बहुत बड़ा होता है। 2000 रुपया रोड के लिए अलॉट हुआ, तो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गए, जो रोड से रिलेटेड मिनिस्टर होंगे, वो क्या करेंगे, 1000 रुपये का उन्होंने रोड बना दिया और 1000 रुपये उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अपने पॉकेट में रख लिया, राइट। यानी कि 1000 तो अपने, बट इसको रोड को 1000 में बना के इसको क्या शो कर दिया कि जो रोड बनी है ये 2000 की है, राइट। अब इससे क्या हुआ, 1000 तो है तो रोड की जो क्वालिटी ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगी। किसी चीज का जो, अगर वो टोटल 2000 रुपये अगर इन्वेस्ट करते हैं उसमें, तो क्या होता है, वो जो रोड होती है और अच्छी होती है, बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती है। बट यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने 1000 रुपये में अपने काम निपटा दिया और 1000 रुपये अपने पॉकेट में डाल दिया। तो इसमें क्या होता है, लीडर्स करप्ट होते हैं और एनी पीपल आर तो नॉट वाइज इनफ। अब यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी में जैसे हमने क्या ऊपर में फीचर्स में देखा कि हर इंसान का वोट का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे इलिटरेट भी तो लोग हैं, तो जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं या नहीं होते तो उसमें दिक्कत क्या है, वो जो लोग हैं उसमें दिक्कत ये है कि वो इतना रेशनली चीजें को नहीं देख पाते, जो लीडर जो कैंडिडेट्स है वो अच्छे से मतलब अच्छे से चूज नहीं कर पाते, उनको आते हैं बहला फुसला के बोलते हैं मुझे मुझे वोट दो, क्रिमिनल्स हो गए या बाकी लोग कहीं ना डर डरा धमका के क्या होता है, उनको अपना वोट अपने साइड कर लेते हैं। और वहीं पे एक डॉक्टर है और डॉक्टर क्या करेगा, वो पढ़ा लिखा है, सब देखा है जानता है, तो वहाँ पे क्या होगा, या मतलब जो लिटरेट लोग हैं वो क्या करेंगे, बहुत रेशनली सोच समझ के किसी को वोट देंगे। पर जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कम पढ़ा लिखा है, उसको समझ नहीं है ज्यादा, तो क्या करेगी, वो भी वोट देगी। तो जो डॉक्टर ने वोट दिया उसका भी वोट का वैल्यू है, जो रिक्शे वाले है जो कम पढ़ा लिखा है उसका भी वोट का वैल्यू, तो दोनों, तो इससे क्या होगा, जैसे कि मान लो कि ना ये ये कम पढ़ा लिखा है, ये भी कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, दोनों का वोट का वैल्यू, इसने भी एक वोट दे दिया, इसने भी एक वोट दे दिया, और एक डॉक्टर है इसने भी एक वोट दे दिया। अब क्या हुआ, एक और ये दोनों ये दो लोग, तो कितना हुआ, तीन, है ना। तो दोनों में से अगर देखा जाए तीन टोटल वोट हो गए इसके, तो अगर ऐसे देखा जाए तो डॉक्टर तो एक ही ने वोट दिया, और जो कम पढ़े लिखे तो इसमें जीता कौन, ये जीत गया, क्योंकि जिसको ज्यादा वोट मिलेगी वो जीत जाता है, यही होता है ना। मतलब डेमोक्रेसी में स्पेशली इन इंडिया में क्या होता है, जिसको ज्यादा वोट मिलेगी वो जीत गया। अगर मान लो कि आप दो स्टूडेंट हो, अपने क्लास में दो स्टूडेंट हैं आपके, ठीक है, आपका नाम राम, लेट्स से ये है गोपाल, राइट, राम है गोपाल है। अब इसमें क्या होगा, और एक और है श्याम। अब यहाँ पे क्या हो रही चीज देखो, श्याम ने वोट दिया किसको, श्याम ने वोट दिया क्रिमिनल को, ठीक है, क्रिमिनल मतलब कि जो ज्यादा गुंडा वुंडा है उसको भी, ठीक है, राम ने भी दिया क्रिमिनल को। लेकिन आपने किसको दिया, बहुत पढ़े लिखे को, लिटरेट या एक प्रोफेसर को आपने वोट दे दिया, ठीक है। अब ये दोनों का वोट दो हो गया, एक हो गया, जो क्रिमिनल था उसको दो वोट मिला, और जो प्रोफेसर थे उनको एक वोट मिला, तो यहाँ पे जीतेगा कौन, ये जीतेगा, क्योंकि जिसको ज्यादा वोट मिलेगी वही जीतती है डेमोक्रेसी में, ठीक है, और स्पेशली इन इंडिया। सो यही चीज है, यहाँ पे क्या ऑर्डिनरी पीपल भी होते हैं, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो लीडर्स चुन के आते हैं उतने इफेक्टिव नहीं होते, एफिशिएंट नहीं होते हैं। सो फेवर में, इसके फेवर में डेमोक्रेसी अच्छा क्यों है, इसके फेवर में हम बात करेंगे। सबसे पहले में डेमोक्रेसी ज्यादा अकाउंटेबल है,
इन रूल्स आर आंसरेबल टू द पीपल। ठीक है, अगर जो भी राजा है जैसे मोदी जी तो बार बार आके बताते हैं कि हमने देश में ये किया, यहाँ पे रोड बनवाए साइड, वो क्या करें, जनता को जाकर बता रहे हैं कि आपने मुझे चूज करके भेजा था तो मैंने ये ऐसे ऐसे काम करके दिए, यानी कि अकाउंटेबल। अगर अकाउंटेबल नहीं, अगर जनता के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, यानी कि तो क्या करेगी जनता, अगले अगले जो बाद जो इलेक्शन 5 साल बाद होगी, तो उनको हरवा देगी। दूसरी चीज देखो, पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन। नेक्स्ट वही मैंने बताया ना कि 5 साल अगर उन्होंने अच्छा से काम नहीं करा जनता के अकॉर्डिंग, तो क्या होगी कि नेक्स्ट जब इलेक्शन होगा उनको उनको क्या करेंगे, वोट ना देके किसी और को देके प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, राइट। तो एग्जांपल देखते हैं, चाइना में एक फेमिन हुआ था, ठीक है, 1958-61 में। इस टाइम इंडिया में भी हुआ, बट चाइना में बहुत सारे लोग मरे, बट इंडिया में नहीं मरे इतने लोग। इंडिया में नहीं मरने का रीजन ये था कि जो गवर्नमेंट, जो अपोजिशन मीडिया और जो जानते इतना मतलब सरकार को ऐसे बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया, इससे क्या सरकार ने ऐसी पॉलिसी लेके आई, उससे हुआ ये कि यहाँ पे कम लोग मिले। बट चाइना में हमने एग्जांपल में क्या देखा था, वहाँ पे सिर्फ एक पार्टी, वो वहाँ पे कोई आंसर, गवर्नमेंट आंसरेबल नहीं है पब्लिक को। तो इसके लिए क्या हुआ, बहुत सारे लोग इसके चक्कर में मर गए, क्योंकि अच्छे से पॉलिसी नहीं बन पाई। और नहीं पॉलिसी अच्छे से बनेगी बनेगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इससे लोग ज्यादा मरते हैं। या मतलब सिंपल ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो ज्यादा पब्लिक की नीड्स जो होती है और पब्लिक के फेवर में काम करती है। बट जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे क्या है, कम मतलब जो जनता होती है उनके फेवर में काम होती है। सो डेमोक्रेसी रिस्पॉन्ड बेटर टू द पब्लिक नीड्स। डेमोक्रेसी जो है क्या करती है, पब्लिक का जो नीड्स है बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल करने की कोशिश करती है। डिसीजन मेकिंग को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि डिस्कशन, जैसे पार्लियामेंट में देखोगे आपने, मीडिया में देखे होगे कि बहुत अलग अलग लोग आ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जैसे कि एक्स वाई जेड पर्सन है, एक्स वाई जेड पर्सन है, ये लोग आते हैं मीडिया में डिबेट करते हैं किसी भी चीज को, सरकार को कौन सी पॉलिसी को अगेंस्ट में होगा, कोई फेवर में होंगे। पार्लियामेंट में देखते होंगे आप, डिबेट चलते होगा, हल्ला चिल्ला, कभी पार्लियामेंट का टीवी खोल के आप देखना, इतना हल्ला चिल्ला, वो उनको उसको वो गाली देंगे, वो उनको गाली देंगे, इस सब सारी चीजें चलती रहती है, डिस्कशन होती रहती है, डिबेट होती रहती है। इससे क्या होता है, जो कोई भी पॉलिसी एक से, मान लो कोई पॉलिसी बनी, की पॉलिसी मतलब पॉलिसी मान लो स्कूल से रिलेटेड बनी, कि स्कूल को हम क्या करेंगे, हर स्कूल में इंटरनेट फैसिलिटी लेके आएंगे, इंटरनेट फैसिलिटी हर स्कूल में देंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, एग्जांपल के फॉर्म में आप देखो इसको, हर स्कूल में इंटरनेट फैसिलिटी रहेगी। तो इससे क्या होगा, इसमें जो भी इंटरनेट अब आएगी कोई स्कूल में, तो बच्चे अगर डायरेक्टली उसको टच कर दे, या बच्चे तोड़फोड़ भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होगी, इस सारी चीज पे डिबेट होगी कि अच्छा मान लो तोड़फोड़ करते हैं तो इसको कैसे बचाया जा सकता है, हम कैसे इसको स्कूल में प्रोटेक्ट करेंगे, हम कैसे इसको मिसयूज नहीं होने देंगे। इंटरनेट का मिसयूज भी तो बहुत सारा चीज है ना। तो इससे क्या डिबेट बार बार होगा, तो ये पॉलिसी में जितना नेगेटिव चीजें आएगी वो कहीं ना कहीं हटते जाएगी, और जो अच्छी चीजें होती है कहीं ना कहीं धीरे धीरे नेगेटिव हट के कोई अच्छी चीजें हम इसको अप्लाई कर देंगे, जो नेगेटिव चीज को हटा देंगे। वो कैसे, वो बार बार डिस्कशन से, ठीक है। सो मिस्टेक आते हैं। सो डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी क्या करती है, डिसीजन मेकिंग को और ज्यादा बेटर करती है। डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली। अब सी, पीसफुली रिजॉल्व क्या कर, डेमोक्रेसी रिजॉल्व करती है कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुल। जैसे कि अब इंडिया है, इंडिया में कोई पंजाबी हो गया, राइट, कोई गुजराती, मराठी, ठीक है, मराठी, ठीक है, कोई बंगाली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पंजाबी बोलेगा मेरा लैंग्वेज बहुत अच्छा है, अगर कोई गुजराती जाता है तो पंजाबी बोलेगा नहीं तुम गुजराती में बोलो, कोई मुंबई जाता है तो मुंबई वाले बोलते नहीं, महाराष्ट्र जाते हैं वो बोलते नहीं मराठी में बोलो, बंगाल वाला जाता है तो बोलते हैं बंगाली में बोलो। ऐसे तो बहुत सारी झगड़ा होते रहती है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इश्यूज होते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, कहीं पे कोई झगड़ा, कोई इश्यूज हो जाए, जैसे मणिपुर के एग्जाम्पल, कुकी मेथी, अगर आपने न्यूज देखा होगा तो वहाँ पे बहुत सारे लोग को जला दिया गया, कुकी मेथी का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो ये सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट चलते रहती है, इतना बड़ा देश है तो चीजें चलेंगी। तो इसको क्या, ये सब चीज जब चलती है तो क्या होता है, पार्लियामेंट में आते हैं, बैठते हैं, इस चीज को सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि भाईचारा बने, क्योंकि ये सब लोग ही तो मिलके इंडिया बना रहे हैं, राइट। ये सब लोग मिलके ही तो इंडिया बना रहे हैं। इसमें क्या है, भाईचारा से रहे, तो ये सब सारी चीजें क्या, मारपीट तो नहीं कर सकते, इकट्ठे बैठेंगे, शांति से मिल के बैठ के बात करेंगे, इस चीज को, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व किया जाए, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या अलाउ करती है, पीसफुली चीजों को रिजोल्व करने की कोशिश करती है।
जैसे कि इन पीपल लाइक इंडिया अलग अलग कल्चर लैंग्वेज रहते तो बहुत सारी दिक्कतें झगड़ा तो चलते रहते, तो पीसफुली चीजों को कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए पीसफुल डिस्कशन होती है, वायलेंट नहीं होता, मारपीट जहाँ होती है उसको कैसे रोका जाए, इस पे धीरे धीरे बात करके बैठ के करते हैं ताकि ज्यादा और वायलेंट एस्केलेट ना हो। कीप द कंट्री यूनाइटेड, कंट्रीज को कैसे इकट्ठे साथ सब चीज कैसे होगी बैठ के। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, कॉन्फ्लिक्ट जो भी चीजें जो भी सब इश्यूज हमने जो अभी तक बात करा, इसको बात करके बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करती है। डेमोक्रेसी एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन, ये क्या करते हैं, डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स को इम्प्रूव करते हैं। अब कैसे अच्छा सही करें, जैसे पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स, राजा रानी जो किंग क्वींस होते थे राजा, जैसे कि मुगल टाइम्स में देख लो, ठीक है, ब्रिटिश मुगल टाइम्स में या किंग क्वींस के टाइम में आप देखो तो वहाँ पे क्या है, जो राजा चाहेगा वो होगा। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में पीपल वोट दे के किसी अपना रिप्रेजेंटेटिव को बैठाया है, ठीक है, मोदी जी क्या हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, हम कल को चाहेंगे कि मोदी जी हमारे हिसाब से काम, तो हम उनको हटा देंगे सेम। लेकिन राजा को तो नहीं हटा सकते, क्योंकि राजा तो खुद का मर्जी से बने, क्योंकि उसका पापा राजा तो उसका पापा का पापा राजा था, तो उसको तो नहीं हटा सकते। बट डेमोक्रेसी तो हटा सकते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, पीपल जो है वही रूल करती है, और पीपल ही रूलर है, और पीपल ही मतलब क्या कहते हैं उसको, सब्जेक्ट नहीं है, मतलब बेसिकली पीपल ही रूल कर रही है, और पीपल ही क्या कर रही है, देश को मतलब जो भी चीजें देश में चल रही है उसकी उसमें इन्वॉल्व है। अगर मोदी जी हो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है, अगर मोदी जी को कल को अगर जनता चाहे हटाने का हटा सकती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जनता ही खुद राजा है, तो राजा को कौन हटाए, कोई नहीं हटा सकता। दे आर रूलर्स देमसेल्फ, जैसे मैंने बताया कि खुद ही रूल कर रहे हैं वो लोग। सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, मैंने रिप्रेजेंटेटिव का भी बात बताया कि खुद के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वो खुद से रूल कर रहे हैं। अगर उनको पसंद नहीं हो तो उस रिप्रेजेंटेटिव को हटा देंगे, और जैसे कि क्लास कैप्टन है, ठीक है, 10 बच्चे आप लोग क्लास में, एक क्लास कैप्टन बना, ठीक है, अगर तो क्या होगा, जो 9 लोग होंगे, ठीक है, अगर इससे अच्छा नहीं लगा तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, भाई तू जा हट, ठीक है, किसी और को बना दोगे आप, है ना। तो यहाँ पे ये नहीं कि आपसे कि आपका जो क्लास, ये तो जस्ट चीजों को सही से चल सके उसके लिए बस बनाया गया है आपका क्लास कैप्टन मॉनिटर। बट अगर आप ये जो स्टूडेंट बाकी जो उनको पसंद नहीं तो हटा के किसी और को बना देंगे। यही चीज आप एक देश में अप्लाई कर लो। बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया। रिच एंड पुअर ट्रीटेड इक्वली, भले बहुत ज्यादा अमीर है गरीब है, सबका वोट देने का अधिकार इक्वल है। तो इक्वल है तो क्या, इक्वल होने से क्या होता है, हर कोई वोट में इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाएगा। जब इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा तो अपने हिसाब से ही तो चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये नहीं कि गरीब है तो उसको रोका जा रहा है कि नहीं तुम नहीं वोट दे सकते, नहीं ऐसा। पुअर हो या फिर रिच हो, सबका वोट का वैल्यू सेम है, और सबको अधिकार है अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का, वो चूज करेंगे, और सबको रिच या पुअर इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। पॉलिटिकल इक्वालिटी वही जब मैंने बताया, सबको वोट देने का अधिकार है, ठीक है, और डिग्निटी ऑफ सिटीजन बढ़ती है, मतलब क्या कि यहाँ पे कोई एक दूसरे को कम एक दूसरे से नहीं समझता डेमोक्रेसी में, सबको समझते हैं हम इक्वल है, ठीक है। सो डेमोक्रेसी अलाउस करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी क्या करती है, मिस्टेक्स को करेक्शन करने में हेल्प करे। कैसे, जैसे कि डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म फॉर काउंटरिंग चेंज द गवर्नमेंट मेक द एरर्स। अब इसमें क्या है, कोई भी जैसे ऊपर में पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी आए तो क्या होगा कि जैसे 3 फार्म लॉज, मैंने आपको एग्जांपल बताया होगा, 3 फार्म लॉज, 3 फार्म लॉज बताया मैंने। इसमें क्या 3 फार्म लॉज में क्या जो जनता को सही नहीं लगी, तो जनता ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, उसको प्रोटेस्ट करके तो सरकार मजबूर हो गई अपने पॉलिसी को वापस ले ली, ठीक है। तो इसमें क्या है, डेमोक्रेसी में अगर सरकार कुछ गलती करे तो अगर जनता प्रोटेस्ट ये सब करती है तो उस पॉलिसी को हटाया भी जाता है। तो जो करे मिस्टेक्स जो हुआ हुआ है, तो जैसे कि पॉलिसी लाया, जनता को पसंद नहीं, कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत हुई तभी पसंद नहीं, तो इससे क्या हुआ, जनता सरकार फिर से वापस ले ली, यानी कि सरकार ने क्या अपना जो मिस्टेक जो गलती की थी उनको ठीक किया। सो इफ अ गवर्नमेंट, अगर सरकार मान लो मिस्टेक करती है, पीपल क्रिटिसाइज, जैसे प्रोटेस्ट ये सब के थ्रू करते हैं, देन कोर्ट्स कैन इंटरफेयर, कोर्ट्स बीच में, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी, हाई कोर्ट आ जाएगी कि नहीं। अब जैसे अरावली हिल का प्रेजेंट में जो केस चीजें चल रहा है, तो जनता प्रोटेस्ट कर रही है, उसका कोर्ट भी इंटरफेयर करेगी कि नहीं आप सही नहीं कर, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर फिर भी नहीं, अगर सरकार मानती है चीजों को नहीं, तो जनता क्या करेगी, फाइनली सरकार को हटा के किसी और को बैठा देगी। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो डिक्टेटरशिप में पॉसिबल नहीं है।
ये गवर्नमेंट की डिक्टेटरशिप मतलब क्या, उसको जो मन हो करेगा। बट इन डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी में ये है कि सब जो जनता चाहेगी वही होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी समझते हैं। डेमोक्रेसी नॉट ओनली अबाउट गवर्नमेंट, ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट में, जैसे कि डेमोक्रेसी फैमिली में हम डेमोक्रेसी देखते हैं, ठीक है, कि जैसे कि यहाँ पे जैसे मम्मी की, मान लो कि मम्मी है पापा है, मम्मी पापा हो गए एग्जाम्पल के लिए बोलो, ठीक है, या आपके भाई बहन कजिन से आए हैं, ठीक है, तो आपने कहीं पे सोचा पिकनिक हमें जाना है, कहीं पे पिकनिक जाना है, राइट, कहीं पे पिकनिक जाना है, तो सबसे क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। उसके बाद जो एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो कि किसी ने कहा दिल्ली हम पिकनिक, किसी ने लद्दाख बोला पिकनिक में जाए, किसी ने हिमाचल प्रदेश, किसी ने बोला मसूरी जाएंगे, ठीक है। अब फाइनली क्या हुआ, सब एक डिस्कशन करेंगे, उसके बाद डिस्कशन करके कहेंगे चलो ठीक है, एक हम वोट करते हैं, जिसको जिस जिस प्लेस को ज्यादा वोट मिलेगी वही जाएंगे। तो इन्होंने वोट देके क्या डिसाइड किया कि नहीं हम मनाली चलते हैं, राइट, मनाली हम चलते हैं। तो सब कोई सेटिस्फाई है क्योंकि सब ने यही वोट दिया ना, अलाउ अग्री किया कि नहीं चलो वोट में जो भी जीतेगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या हो रहा है, फैमिली में भी डेमोक्रेसी, क्लासरूम में भी डेमोक्रेसी है। क्लासरूम में डेमोक्रेसी कैसे है कि जैसे कोई गेम, आपका गेम पीरियड है तो लूडो है, लूडो हो गई, राइट, लूडो, चेस, बैडमिंटन, ये 3-4 चीजें हैं, ठीक है। तो किसी को लूडो खेलने का मन होगा, किसी का चेस, किसी बैडमिंटन, बट कोई एक ही गेम हम खेल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप सब बैठे हो, आप डिसाइड करोगे, सोचोगे जिसको ज्यादा हम लोग वोटिंग करते हैं, जो जीतेगा उसी को वही गेम खेलेंगे हम लोग। तो आपने वोट करा, वोट करके देखा कि चलो लूडो को ज्यादा लोग ने वोट दिया, तो आप सबने एक्सेप्ट किया क्योंकि आप सब अग्री हुए थे और आपने मर्जी से वोट दिए थे कि, और आपने एक्सेप्ट पहले करा था कि जो भी जीतेगा वो वही, मतलब जो गेम जीतेगी वही हम गेम खेलेंगे, ठीक है। आपने पहले ही एक चीज को अग्री कर रखा है। तो और आपको ऐसा भी नहीं लगा कि मुझे इक्वलिटी नहीं मिली, मेरे बात को नहीं, आपने खुद, आपको सबको इक्वली ट्रीट किया गया, सबको वोट देने का अधिकार दिया गया। सो डेमोक्रेसी हर जगह है, ऑर्गेनाइजेशन में भी है, कोई कंपनी है, जैसे कंपनी में बॉस बैठा है, तो कोई नई पॉलिसी लानी है, कोई चीजों को इम्प्रूव करनी है, तो वहां पे भी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सिर्फ सरकार तक लिमिटेड नहीं, डेमोक्रेसी आपको हर जगह देखने को मिलेगी, ठीक है। डेमोक्रेसी एज एन आइडियल, ठीक है, डेमोक्रेसी क्यों आइडियल है, मतलब डेमोक्रेसी ये सोचती है कि हम जहाँ पे डेमोक्रेसी हो वहाँ पे गरीबी ना रहे, सब किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, राइट। ऐसा ना हो कि वो गरीब है तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, जैसे कि गरीब है तो उसको पढ़ने का हक नहीं दिया जा रहा है, जो अमीर है वही पढ़, ऐसा नहीं। डेमोक्रेसी क्या कोशिश करती है, हमेशा कोशिश करती है भले गरीब या अमीर सबको इक्वली पढ़ने का अधिकार मिले, ठीक है। जो भी सर देश में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो सारी चीजें है, हर किसी को इन्फॉर्मेशन मिले। इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, जो भी न्यूज एंड ऑल, जो भी चीज हर किसी तक पहुंचे। जनता जो है, सरकार क्या करे, हर जनता को पता है, ठीक है। सो नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी, बट डेमोक्रेसी गिव्स गोल टू अचीव। हर कंट्री तो परफेक्ट नहीं, बट डेमोक्रेसी गोल देती है कि हमने ये सारा चीज को कहीं ना कहीं अचीव करना है, ठीक है। सो नाउ हम यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, फाइनली देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे क्या हमने लर्न किया, दोनों वीडियो मिला के हम अगर देखें, लास्ट वाला लेक्चर, इसमें डेमोक्रेसी की मीनिंग हमने देखा, 4 फीचर्स, 4 इसके क्या क्या फीचर्स वो भी देखे, क्यों अदर फॉर्म बेटर, मतलब डेमोक्रेसी अदर फॉर्म से क्यों बेटर है, डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियन, किंग एंड ऑल, ये सबसे बेटर क्यों है, हमने ये भी देखा। फिर बहुत ब्रॉडर मीनिंग भी देखा कि डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है, बट डेमोक्रेसी क्या है, फैमिली में भी है डेमोक्रेसी, क्लासरूम में है डेमोक्रेसी, कंपनीज में भी है। सो डेमोक्रेसी नॉट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम बट बेटर देन एनी। सो डेमोक्रेसी क्या सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है, बट क्या है कि बाकी जितने एग्जिस्टिंग ऑथोरिटेरियन है, टोटलिटेरियन है, डिक्टेटरशिप है, उसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं अच्छी है, ठीक है। सो एग्जाम रिवीजन के लिए सबसे वेरी शॉर्ट में देखो, डेमोक्रेसी क्या, रूल बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, 4 फीचर्स हम देंगे, इक्वलिटी, इलेक्शंस होते हैं, इक्वलिटी, हर किसी को इक्वलिटी राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी अकाउंटेबल, पीसफुल, डिग्निफाइड, डेमोक्रेसी क्या सबको डिग्निटी देती है, राइट, हर जो पब्लिक एक जैसा ट्रीट करती है, पीसफुली कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करती है, और मिस्टेक्स करे, कोई पॉलिसी अगर सरकार अगर लेके आती है, अगर जनता को पसंद, तो सरकार उसको वापस भी लेती है, ओके। सो फाइनली हमारा यहाँ पे चैप्टर 1 खत्म होता है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी, आप सबको समझ में आएगा, बट स्टिल अगर आपको कोई भी आ, दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना दिक्कत को आप लिख सकते हैं, अपना डाउट्स जो है वहाँ पे पूछ सकते हैं। साथ में मैं आपको टेलीग्राम जो चैनल है उसको, उसका जो लिंक है उसको भी मैं दे सकता हूँ। आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल में भी आप क्या कर सकते हैं, अपने जो बात है, आपका जो क्वेरी है, आप वहाँ पे
पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। साथ में स्टूडेंट्स मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस ये जो पीडीएफ है, मतलब जो पीपीटी ये मैंने बनाई है स्लाइड शो, इसको मैं दे दूंगा ताकि आपको इजी हो। और साथ ही अगर आप चाहें, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, तो जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से हर एक जो सब टॉपिक से एनसीईआरटी में एक पहला चैप्टर था, हर सब सब टॉपिक से मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर सेट कर दूंगा, जहां से गारंटी आपके एग्जाम में क्वेश्चन और आंसर्स आएंगे, तो इजीली आप उस चीज को पढ़ सकते हो। सो क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी मैं प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में भी दे सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले चैप्टर 2 में। बहुत बहुत धन्यवाद।